हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अब मैं आपको अपनी कहानी रात की दुल्हन का भाग 3 सुनाने जा रहा हूँ। चैप्टर 31 बेड पर एक साथ। विवान ने देखा, समीक्षा उसके बेड पर बैठी हुई थी। उसके चारों तरफ किताबें ही किताबें थीं, कोई ऐसी खाली जगह नहीं थी जहां किताबें नहीं रखी हुई थी। उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने कहा, ये तुमने क्या किया है मेरे बेड का? इस तरह से किताबें क्यों फैलाई हुई हैं? हटाओ उन्हें, मुझे सोना है। बिना उसकी तरफ देखे समीक्षा ने कहा, लेकिन मुझे भी पढ़ाई करनी है। विवान ने कहा, तो तुम कहीं और जाकर पढ़ाई करो, मेरे बेड पर नहीं। समीक्षा बोली, नहीं, मुझे यहीं बैठकर करनी है। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम कहीं और जाकर सो जाओ। विवान का चेहरा तिलमिलाया हुआ लग रहा था। वो उसके पास गया और उसने बेड से उसकी किताबें उठाना शुरू कर दिया। जैसे ही समीक्षा ने ये देखा, उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरी किताबों को। जैसे ही उसके नर्म हाथ को विवान के हाथ ने महसूस किया, उसकी मुट्ठी कस गई। उसने उसके हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे को। उसने उससे अपना हाथ तेजी से छुड़ा लिया और अपना काम जारी रखा। समीक्षा का मन कर रहा था कि वो एक लात मारकर इस इंसान को कमरे से बाहर फेंक दे। बेड पर जगह बनाते हुए वो उसके पास आए और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने जल्दी से उसकी इकट्ठी हुई किताबों को वापस से फैला दिया और कहा, तुम एक जाहिल इंसान हो। तुम्हारी सोच भी छोटी है और तुम्हारी हरकतें भी। मुझे पढ़ने से रोकने के लिए तुम ये तरकीब अपना रहे हो। तुम्हारे जैसे छोटी सोच वाले लोगों की वजह से ही आज औरतें घर तक सीमित रह गई हैं, क्योंकि तुम जैसे इंसानों ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। विवान ने इतनी हैरानी से उसे देखा जितनी वो हैरानी से वो देख सकता था। क्या ये औरत पागल थी? उसने कौन हजार औरतों को कैद करके रखा था और उन्हें पढ़ने से रोकने के लिए उनके ऊपर जुल्म कर रहा था। समीक्षा ने जैसे ही देखा कि विवान के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं और उसने किताबें उठाना भी बंद कर दिया है, उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने ये प्लान जानबूझकर बनाया था। वो विवान को फिर से इरिटेट करना चाहती थी क्योंकि उसने उसके ऊपर बहुत ही घटिया इल्जाम लगाया था। समीक्षा ने मन ही मन सोच लिया था कि जब तक वो यहाँ रहेगी, विवान की नाक में दम करके रहेगी। उसकी हर एक चीज को छीन लेगी और उसे चैन से जीने नहीं देगी। विवान उससे बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। उसने वापस से किताब को हाथ लगाने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, समीक्षा तेजी से उसके सामने आ गई। बेड पर खड़ी हुई वो उसे लंबी लग रही थी। उसने अपनी कमर पर हाथ रखा और विवान से सख्त लहजे में कहा, देखो। विवान ने सामने देखा और कहा, देख रहा हूं। समीक्षा का चेहरा लाल हो गया। उसने विवान की ठुड्डी को पकड़ा और उसे ऊपर करते हुए कहा, मेरा चेहरा देखो। समीक्षा ने मन ही मन सोचा, ये इंसान कितना बेशर्म है। उसे नहीं पता था कि ये जाहिल होने के साथ साथ बेशर्म भी है। वो गुस्से से जलने लगी थी और वही विवान अब शांत हो गया था। समीक्षा ने गुस्से से अपने शब्दों के बारे में सोचा और फिर कहा, देखो, मेरे एग्जाम आने वाले हैं और अब मुझे जमकर पढ़ाई करनी है। इसलिए इस कमरे में रहने के लिए मेरे कुछ रूल्स होंगे। पहली बात, लाइट जल्दी बंद नहीं होगी क्योंकि मैं देर रात तक पढ़ाई करना पसंद करती हूँ। और दूसरी बात, मैं बेड पर सोऊंगी और तुम सोफे पर सोओगे। विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी ये बात मानूंगा? समीक्षा ने अपने दोनों हाथ बांध लिए और कहा, क्योंकि मैं दादाजी के पास शिकायत करूंगी। विवान के होठों के कोने मुड़े। ये लड़की उसे ब्लैकमेल कर रही थी। विवान समझ गया कि उसने जो कुछ भी उसके साथ पहले किया था, वो उसका बदला ले रही थी। विवान ने थोड़ा गुस्से में कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारी दोनों में से एक भी बात नहीं मानूंगा और मैं अपने बेड पर तुम्हें सोने के लिए अलाउ नहीं करता हूं। अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो हवेली में कहीं भी जाकर कर सकती हो। ये मेरा बेडरूम है, कोई स्टडी रूम या लाइब्रेरी नहीं जहां तुम रात भर बैठकर पढ़ाई करो। अपनी बात कहकर वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा। तभी उसे समीक्षा की आवाज सुनाई दी, दादाजी, मैं आ रही हूँ। मुझे आपके पोते की शिकायत करनी है। ये कहकर वो जल्दी से बेड से कूद गई और बाहर जाने लगी। विवान अचंभे में उसे देखने लगा। ये लड़की जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा शातिर थी। विवान जल्दी से गया और उसके सामने खड़ा हो गया। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? समीक्षा ने उसकी तरफ उंगली की और कहा, तुम। विवान ने उसे पूछा, क्या कहोगी तुम दादाजी से कि तुम उनके पोते को सोफे पर सोने के लिए कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि वो इस बात के लिए तुम्हारा साथ देंगे? वो तुम्हारी कितनी भी साइड ले ले, लेकिन तुमसे ज्यादा वो मेरी चिंता करते हैं।
मैं उनका पोता हूं और उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी कि उनकी बहू उनके पोते को कहे कि वो जाकर सोफे पर सोए। समीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, किसने कहा कि मैं ये कहने वाली हूं? मैं तुम्हारे आज के बिहेवियर के बारे में दादाजी से कहने वाली हूं। मैं बताऊंगी कि किस तरह से तुमने मेरे साथ वो सब किया और मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाया, और तुमने मुझे कितनी बुरी बातें कही। फिर देखो तुम कैसे अपने दादाजी की नजरों में नीचे गिरते हो। उसके चेहरे की मुस्कान विवान को चुभ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की इतनी ज्यादा शातिर थी और वो जानता था कि वो ये सब भी कर सकती थी क्योंकि वो निहायत बेशर्म और पागल थी। विवान के चेहरे के रंग बदलते हुए देखकर समीक्षा को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी। वो जानती थी कि इंसान को लाइन पर कैसे लाना है। वो कभी नहीं चाहेगा कि उसके दादाजी को पता लगे कि आज उसने जो भी किया। विवान उसके साइड से बेड तक आया और फिर उसने वहां से अपना तकिया और चादर उठाकर सोफे पर रख दी। समीक्षा को इतनी हंसी आ रही थी कि उसका कंट्रोल करना मुश्किल हो गया और उसने बड़ी मुश्किल से इंतजार किया कि वो बाथरूम में चला जाए। जैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद हुआ, वो जोर जोर से हंसने लगी। विवान बजाज, क्या दिन आ गए हैं। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे इतना कुछ सुना दोगे और मैं कुछ नहीं करूंगी? ये कहकर उसने अपने हाथ साफ किए और बेड पर आ गई। विवान जब बाथरूम से वापस आया तो उसने देखा कि समीक्षा बेड पर बैठी हुई थी और किताब में खोई हुई थी। उसने बाकी सारी किताबें उठा दी थी और बस एक किताब अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। समीक्षा जानती थी कि विवान उसे घूर रहा है, लेकिन उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। विवान सोफे पर आया और लेट गया। सोफे पर सोना बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था क्योंकि उसे आदत नहीं थी। वो सोफा अच्छा और आरामदायक था, लेकिन फिर भी उसके लिए कंफर्टेबल नहीं था। वो काफी देर तक इधर उधर पलटता रहा और आखिर में अपनी आंखें बंद कर ली। समीक्षा बीच बीच में आंखें उठाकर उसे देख रही थी और उसे बहुत मजा आ रहा था। कुछ देर बाद समीक्षा को भी जमाए आने लगी। अब उसे नींद आ रही थी। उसने नाइट लैंप ऑन कर दिया और बिस्तर पर गिर गई। समीक्षा ने धीरे से कहा, इसका बिस्तर कितना आरामदायक है, अब मैं रोज इस पर सोऊंगी। कुछ ही देर बाद वो गहरी नींद में चली गई। वहीं विवान को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बैठ गया और सामने समीक्षा को देखा, जो आराम से किसी सुअर की तरह उसके बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने अपना तकिया उठाया और बेड पर आ गया। बेड काफी बड़ा था, इसलिए उसे सोने में कोई परेशानी नहीं हुई। समीक्षा बेड के दूसरे कोने पर आराम से सोई हुई थी। सुबह जैसे ही विवान का उठने का समय हुआ, उसने महसूस किया कि उसे अपने नाक में कुछ हल्की सी खुशबू आ रही है। वो खुशबू मदहोश करने वाली थी। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और देखा कि उसकी गर्दन के पास समीक्षा का सिर था और उसकी टांगों के ऊपर उसकी एक टांग थी। समीक्षा ने अपना हाथ उसके चारों तरफ लपेटा हुआ था और आराम से सो रही थी। विवान को समझ नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। वैसे तो उसे गुस्से में उसे एक तरफ धक्का दे देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी नजर अपने फोन पर गई, जो साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसने वो उठाया और कैमरा खोलकर कुछ फोटो ली और फिर आराम से उसे एक तरफ करके खड़ा हो गया। जब तक समीक्षा की नींद खुली, विवान जा चुका था। उसने देखा कि सोफा खाली था। उसकी नजर ब्लैंकेट और तकिए पर गई। वो मेरे बेड पर क्यों था? समीक्षा की आंखें बोलते हुए बड़ी हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, कहीं वो मेरे पास तो नहीं सोया। अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो सोया होता तो मुझे पता लग जाता। शायद उसने बाद में यहाँ ये सब रखा होगा। ये सोचते हुए वो बिस्तर से उठ गई। उसे आज सबसे पहले ईशाना से मिलने जाना था। उसे कुहू ने बताया था कि उसे होश आ गया था और अब वो ठीक है। वहीं दूसरी तरफ विवान अपने ऑफिस में था। उसका असिस्टेंट उसके सामने खड़ा था और रिपोर्ट दे रहा था। रिपोर्ट करने के बाद विवान ने पूछा, एकाग्र बिंदल के बारे में क्या पता लगा? असिस्टेंट ने कहा, सर, उसने अभी अभी GKD कॉलेज को खरीद लिया है। विवान की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने इस बात का पता था कि ये समीक्षा का कॉलेज था। विवान ने सवाल किया, लेकिन उसने वो कॉलेज क्यों खरीदा? असिस्टेंट बोला, सर, वो तो पता नहीं, बल्कि इससे उसे ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं होने वाला है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। विवान ने असिस्टेंट को जाने के लिए कहा और फिर अपनी डेस्क से एक लिस्ट निकाली। ये लिस्ट उन लोगों के नामों की थी जिन पर उसे शक था कि लंदन वाली फैक्ट्री में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे इनका हाथ हो सकता है। एक नाम पर जाकर उसकी निगाहें टिक गईं, एकाग्र बिंदल। विवान काफी देर तक उसे देखता रहा और उसका ध्यान तब टूटा जब उसका फोन बजा। फोन को कान में लगाते हुए उसने कर्कश आवाज में कहा, क्या हुआ, जमीन का?
सामने से आदमी ने कहा, सर, काम हो गया है। विवान की आंखों में संतुष्टि की भावना दिखने लगी और फिर उसने फोन काट दिया। तभी उसका फोन दोबारा बजा। उसने देखा कि अमन कॉल कर रहा था। वैसे तो उसका मन अमन से बात करने का नहीं था, लेकिन फिर भी उसने कॉल उठा ली। कॉल उठाते ही अमन ने कहा, विवान, तुम्हें याद है ना, मेरे घर पार्टी है। विवान के दिमाग से पार्टी का ख्याल निकल ही गया था। वो बहुत ज्यादा बिजी था और इस बारे में लगभग भूल ही गया था। उसके कुछ बोलने से पहले ही अमन ने फिर से कहा, ठीक है, तुम आ जाना और हाँ, भाभी को भी अपने साथ लेकर आना। विवान ने कहा, नहीं। अमन ने कहा, क्यों? विवान ने फोन काट दिया। वो कभी भी उसे आफत को अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाएगा। समीक्षा जब आज ईशाना से मिलने गई तो उसे पहले ही होश आ चुका था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा सदमे में है। उसे देखकर समीक्षा का दिल बैठ गया। वो थोड़ी देर दरवाजे के पास खड़ी रही। ईशाना की माँ उसे खाना खिला रही थी, जिससे उनका ध्यान अभी उसकी तरफ नहीं गया था। तभी अचानक ईशाना ने दरवाजे की तरफ देखा और जब उसने समीक्षा को वहां खड़े हुए देखा तो वो धीरे से मुस्कुराए। समीक्षा जल्दी से उसके पास गई और बोली, ईशाना, अब क्या तुम अच्छा महसूस कर रही हो? अब जाकर ईशाना मुस्कुराए और बोली, हाँ, थैंक यू। समीक्षा को उसका थैंक्स बोलना अच्छा नहीं लगा। उसने झट से कहा, थैंक यू मत बोलो। क्या हम दोस्त नहीं हैं जो तुम ये फॉर्मेलिटी कर रही हो? ईशाना मुस्कुराई लेकिन कुछ कहा नहीं। तभी समीक्षा ने उसकी माँ से कहा, आंटी, मैं ईशाना को खाना खिला दूं। ईशाना की माँ ने उसे मना नहीं किया और अपनी जगह से उठते हुए कहा, ठीक है, तुम खिला दो और बातें करो, मैं अभी कुछ जरूरी काम पूरा करके बाहर से आती हूँ। उसकी माँ के जाने के बाद समीक्षा बैठ गई और दलिये के कटोरे में चम्मच को इधर उधर फिराते हुए उसने ईशाना से पूछा, तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें वो परेशान कर रहा है? ईशाना का चेहरा थोड़ा मायूस हो गया, जैसे वो जानती थी कि वो जरूर ये सवाल पूछेगी। वो सब दोस्त थे और उनके बीच कोई सीक्रेट नहीं रहता था, और खासकर ऐसी बात जो इतनी इम्पोर्टेंट हो। उसकी तरफ दलिये का चम्मच बढ़ाते हुए समीक्षा ने फिर से कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी क्या मजबूरी रही होगी, लेकिन मैं तुम्हारी इस हरकत से बहुत ज्यादा नाराज हूँ। ईशाना ने दलिये का चम्मच अपने मुंह में लिया और कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। उस वक्त उसने मुझे ब्लैकमेल 8:43 किया कि वो मुझे एग्जाम में फेल कर देगा और मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन उस वक्त उसने बस मुझे अपने घर आकर उसके साथ पढ़ने के लिए कहा था और उसने किसी चीज की डिमांड नहीं की थी। लेकिन उस दिन उसने मुझे ड्रग दे दिया। वो तो अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर पहुंच गई, नहीं तो मैं कहीं की नहीं रहती। उसकी बात सुनकर समीक्षा का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया। अच्छा हुआ कि उस दिन वो वक्त पर छत पर थी जब वो लड़की वहां आई। उसने उसकी जान के साथ साथ ईशाना को भी बचा लिया। अंदर ही अंदर वो एकाग्र को शुक्रिया अदा करना चाहती थी जो उसने टाइम पर उसकी मदद की। वो ईशाना को फिर दलिया खिलाने में बिजी हो गई और उसके बाद उन्होंने इस बारे में बात नहीं की क्योंकि वो ईशाना को और ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहती थी। समीक्षा ने उसे एक जोक सुनाया जिसके बाद वह दोनों हंसने लगे। तभी उनकी हंसी के बीच एक मर्दाना आवाज आई, ओ, तुम भी यहाँ हो? दोनों ने उसकी तरफ देखा तो वहां एकाग्र खेड़ा था। समीक्षा का चेहरा उसे देखकर खिल उठा। उसने कहा, आप? जब भी वो एकाग्र को देखती थी उसे अच्छी वाइब्स आती थी। वो एक अच्छा इंसान था। समीक्षा मन ही मन बोली, अच्छा हुआ मुझे ये यहाँ मिल गए, मैं उस दिन के लिए उनसे शुक्रिया कहना चाहती हूँ। ईशाना भी एकाग्र की तरफ देखकर मुस्कुराए और उसने कहा, आप? ईशाना को भी पता था कि उस दिन एकाग्र के साथ ही समीक्षा वहां आई थी और वो दोनों ही उसे अस्पताल लेकर आए थे। और उसके बाद एकाग्र जब तक उसे होश नहीं आया था वहीं रहा था। एकाग्र चलकर उनके पास आया और उसने कहा, मैं ऑफिस जा रहा था यहाँ से, तो सोचा तुम्हारी तबीयत भी पूछता चलूं। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? ईशाना ने जवाब दिया, अब मैं अच्छी हूँ। वो उसके लिए कुछ सामान लेकर आया था जिसमें कुछ फ्रूट्स और खाने का सामान था। उसने वहीं पास में टेबल पर रखते हुए कहा, ये कुछ तुम्हारे लिए है। ईशाना ने उन सामान की तरफ देखा और कहा, नहीं, इसकी क्या जरूरत थी? एकाग्र बोला, जरूरत है। तुम्हें अच्छा ही खाना है। तभी समीक्षा बीच में बोली, हाँ, अब इसको पता लगेगा कि अच्छा खाना कैसा होता है, नहीं तो हमेशा फास्ट फूड खाती रहती थी। मजा आएगा, अब इसको सब हेल्दी खाना पड़ेगा और वो इसके गले से भी नहीं उतरेगा। उसकी बात सुनकर एकाग्र मुस्कुरा दिया और उसने समीक्षा को देखा। ग्रीन कलर के फ्रॉक सूट में वो कमाल की लग रही थी।
उसकी बड़ी बड़ी आंखें फड़फड़ा रही थी और उसके खुले बाल थोड़े हवा में लहरा रहे थे, जिससे वो आसमान से आई हुई परी लग रही थी। एकदम से एकाग्र को महसूस हुआ कि उसकी दिल की धड़कन बढ़ गई है। उसने एकदम से समीक्षा से अपनी नजरें हटा ली और ईशाना की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अब तुम आराम करो। इतने में डॉक्टर भी अंदर आ गई और उसके साथ ईशाना की मां भी थी। एकाग्र ने सबसे विदा लेते हुए कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। ईशाना ने धीरे से बाय कहा। तभी डॉक्टर ने कहा, आप दोनों भी बाहर जाइए, मुझे पेशेंट को चेक करना है। समीक्षा ने ईशाना की तरफ देखा और कहा, ठीक है, अभी मैं कॉलेज जा रही हूं, आते हुए तुमसे मिलती चलूंगी। ठीक है, ईशाना ने जवाब दिया। जब समीक्षा बाहर आई, तो एकाग्र बालकनी में फोन पर बात कर रहा था। समीक्षा उस दिन के लिए थैंक्स कहना चाहती थी, लेकिन उसे फोन पर बात करते हुए देखकर वो सीधे ही बाहर चली गई। जब वो अस्पताल के बाहर थी और टैक्सी के आने का इंतजार कर रही थी, अचानक से उसके सामने एक कार आ गई। कार का शीशा खोलते हुए एकाग्र ने हाथ हिलाकर कहा, आओ अंदर, मैं उसी तरफ जा रहा हूं, तुम्हें भी ड्रॉप कर दूंगा। अचानक से समीक्षा के दिमाग में विवान का चेहरा आ गया। अगर उस आदमी को पता लग गया, तो फिर से उसे तंग करेगा। इसलिए उसने मना करते हुए कहा, नहीं, टैक्सी आने वाली है। थैंक्स। और मैं आपको उस दिन के लिए भी शुक्रिया कहना चाहती थी, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। एकाग्र बोला, अगर तुम मुझे थैंक्स कहना चाहती हो तो मुझे तुम्हें ड्रॉप करने का मौका दो। ठीक है, अब अंदर आ जाओ। एकाग्र के इतना फोर्स करने से समीक्षा मना नहीं कर पाए और अंदर आ गई। सीट बेल्ट लगाते हुए उसने कहा, थैंक यू। वो थोड़ी डरी हुई थी। उस दिन के भी विवान के उस रूप को देखते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसे एकाग्र के साथ नहीं आना चाहिए। क्या होगा अगर उसने देख लिया? गाड़ी चलाते हुए जब वो कॉलेज के नजदीक पहुंच गए, तो आखिर में एकाग्र ने उसे सवाल किया, क्या तुम सच में विवान की वाइफ हो? समीक्षा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, हाँ। इसके अलावा वो जवाब भी क्या दे सकती थी? जो सच था, वो सच था। उस आदमी ने उससे शादी की थी और वो सच में उसकी पत्नी थी। इस बात से वो खुद इनकार नहीं कर सकती थी जब तक कि उनका डिवोर्स नहीं हो जाता। एकाग्र के चेहरे के एक्सप्रेशन तुरंत बदल गए और उसने कहा, अच्छा, तो जो उसकी रूममेट पत्नी थी, वो तुम ही हो? हाँ, समीक्षा ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। तब अचानक से समीक्षा के दिमाग में एक सवाल आया और उसने कहा, लेकिन क्या आप दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते? मेरा मतलब है, मुझे उस दिन देखकर ऐसा लगा कि जैसे आप दोनों के बीच कुछ तो था जो सही नहीं था। एकाग्र ने कहा, विवान ने नहीं बताया उसके बारे में? एकाग्र ने अचानक से सवाल पूछा। समीक्षा ने कहा, नहीं। एकाग्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, क्यों? लगता है तुम्हारे बीच पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं है। वरना तो उसे अभी तक तुम्हें बता देना चाहिए था कि हम दोनों के बीच क्या कॉन्फ्लिक्ट है। उसकी बात सुनकर समीक्षा थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। वो अपने और विवान के रिश्ते के बारे में किसी दूसरे से बात नहीं करना चाहती थी। उसने बस सिंपल जवाब दिया, मुझे उससे पूछना ठीक नहीं लगा। एकाग्र ने उसका मजाक करते हुए कहा, तो तुम्हें मुझसे पूछना ठीक लग रहा है? क्या तुम मेरे साथ उससे ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हो? उसकी बात सुनकर समीक्षा का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। ऐसी बात भी नहीं थी। वो बस एकाग्र को एक अच्छा इंसान मानती थी और विवान को एक विलन समझती थी। और जहां तक कि कंफर्टेबल होने की बात है, विवान के साथ भी वो अनकंफर्टेबल फील नहीं करती थी, जब तक कि वो अपनी पागलों जैसी हरकतें ना शुरू कर दे। इससे पहले कि उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से कुछ कहता, कॉलेज आ गया। समीक्षा जल्दी से कार से निकली और पीछे पलटते हुए उसने फिर से एकाग्र से थैंक्स कहा और उस बात को दोबारा नहीं छेड़ा जो उसने शुरू की थी। एकाग्र ने भी उसे बाय कहा और तेजी से सड़क पर कहीं गायब हो गया। जब समीक्षा उसकी कार से उतरी और उसने वापस से खिड़की ऊपर कर ली और वापस से कार स्टार्ट करके सड़क पर आ गया, तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल बदल गए और उसने अपने और विवान के बारे में सोचा। जब वो स्कूल में थे, उस दिन वैलेंटाइन डे था और वो एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था। हाफ टाइम में किसी ने उसे बताया कि वो लड़की क्लासरूम में है। हाफ टाइम में क्लासरूम में ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते थे, इसलिए उसे लगा कि उसे प्रपोज करना आसान होगा। अपने हाथ में गुलाब लिए जैसे ही वो क्लासरूम में आया और उसने जो देखा, उसे देखकर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो लड़की विवान के सामने खड़ी थी और विवान एक्सप्रेशनलेस था। जब उस लड़की ने विवान की तरफ फूल बढ़ाया, तब जाकर विवान ने उसे देखा और फिर उसके फूल को लेकर एक तरफ फेंक दिया और उससे कुछ भी बिना बोले वहां से उठ गया और क्लास से बाहर आ गया।
ये बहुत ही शर्मनाक था उस लड़की के लिए और वो अचानक से रो पड़ी। वो इतनी रोई कि अगले 10 दिनों तक वो बीमार रही और स्कूल नहीं आई, जिससे एकाग्र को बहुत बुरा लगा। इतना बुरा कि उसने जाकर विवान की कॉलर पकड़ ली और फिर उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई हुई। इतनी लड़ाई कि पूरा स्कूल ही इकट्ठा हो गया। उन दोनों में से कोई कम नहीं था। दोनों खून से लथपथ हो गए थे जब तक कि टीचर्स ने आकर उनकी लड़ाई को नहीं रुकवाया। एकाग्र ने उस वक्त उसे धमकी दी थी कि वो उसे बर्बाद कर देगा। 10 दिनों के बाद जब वो लड़की वापस स्कूल आई तो वो अपना सर्टिफिकेट लेने आई थी। वो स्कूल छोड़कर जा रही थी। एकाग्र उस वक्त उससे बात नहीं कर पाया क्योंकि वो अस्पताल में था और उसे बाद में ही पता चला कि वो लड़की स्कूल छोड़कर चली गई है। एकाग्र ने उसे बहुत ज्यादा ढूंढा लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिली। बाद में उसे पता चला कि उनकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी और वो सड़क पर आ गए थे, जिससे उसे और भी ज्यादा बुरा लगा और विवान के लिए उसके दिल में और ज्यादा नफरत बढ़ गई। अचानक से जब वो कॉलेज के टाइम लंदन से छुट्टियों में से वापस आया था और इसी कॉलेज के सामने से गुजर रहा था तभी उसकी नजर गेट पर गई और उसने उस लड़की को वहीं देखा। वो अपने हाथ में कुछ किताबें लिए अपनी दोस्त के साथ बातें कर रही थी और मुस्कुराते हुए खुश बार बार अपने बाल ठीक कर रही थी। उसके बाद उसने उस लड़की को कॉलेज में ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसने उस नाम की लड़कियों को कॉलेज में देखा तो उनमें से कोई भी नहीं थी। लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि वो लड़की इसी कॉलेज में है। पर बाद में उसे एहसास हुआ कि शायद उसने अपना नाम बदल लिया था। उसके बाद वो उस लड़की को कभी नहीं ढूंढ पाया और ये 2 महीने पहले की ही बात थी जब उसे पता चला कि उस लड़की ने शादी कर ली है। वो अपनी किस्मत पर हंसे बिना नहीं रह सका और फिर उसने उस लड़की को ढूंढना भी छोड़ दिया पर उसने वो कॉलेज खरीद लिया जहां उसने उसे मुस्कुराते हुए देखा था। ऐसा लगा था कि वो यहाँ बहुत खुश थी। वो कभी उस लड़की को अपने दिल से निकाल नहीं पाया और जब उसे उसके अलावा एक और लड़की में इंटरेस्ट आया तो फिर से विवान बीच में आ गया। वो विवान की वाइफ निकली। वो फिर से अपनी किस्मत पर खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वहीं कॉलेज के बाद समीक्षा और कुहू दोनों ईशाना से मिलने गए। ईशाना से मिलने के बाद उन्होंने अस्पताल से टैक्सी मार्केट के लिए पकड़ी क्योंकि उन दोनों को मार्केट में कुछ सामान लेना था। उसके बाद ही वो घर जाने वाले थे। वो उस वक्त हाईवे पर थे कि अचानक से एक लाल कलर की लैम्बोर्गिनी ने आकर उनकी टैक्सी को टक्कर मार दी। वो रॉन्ग साइड चल रहा था, सबको पता था। वो तो अच्छा हुआ कि ड्राइवर अंकल ने सूझबूझ से जल्दी से टैक्सी को रोक लिया, नहीं तो उनका बहुत बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट होता। समीक्षा का सिर टैक्सी की खिड़की से टकराया और उसे माथे पर हल्की सी चोट आए। वो जल्दी से कुहू की तरफ मुड़ी और उसने कहा, कुहू, तुम ठीक हो? कुहू को भी बस कोहनी में थोड़ी सी लगी थी। उसने कहा, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम्हारे माथे पर। समीक्षा ने माथे को छुआ तो हल्का सा खून उसके हाथ में लग गया। उसने कहा, ये ज्यादा नहीं है। उसके बाद उन दोनों ने ड्राइवर को देखा। समीक्षा जल्दी से बोली, अंकल, आप ठीक तो हैं ना? ड्राइवर ने कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। समीक्षा को बहुत गुस्सा आया उस लैम्बोर्गिनी वाले पर। वो अपने दांत पीसते हुए बोली, इसकी तो मैं। वो जल्दी से टैक्सी से बाहर निकली और उसने देखा कि लैम्बोर्गिनी में से कोई भी बाहर नहीं आया था। तभी अचानक से दूसरी तरफ एक शानदार कार आकर रुकी जिसमें रुद्र और विवान बैठे हुए थे। वो दोनों लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे और यहाँ से विवान का ऑफिस नजदीक था। रेड लाइट के कारण सभी कारें रुकी हुई थीं। अचानक से रुद्र की नजर दूसरी साइड हो रहे शोर पर गई। उसने दिलचस्पी से उस तरफ देखा। शायद वहां कुछ हुआ था क्योंकि लैम्बोर्गिनी गलत साइड खड़ी हुई थी और सामने एक टैक्सी थी। शायद उन दोनों की टक्कर हुई थी। साफ लग रहा था कि गलती लैम्बोर्गिनी वाले की है। तभी उन्होंने देखा, रुद्र ने देखा कि टैक्सी में से एक लड़की बाहर निकली और लैम्बोर्गिनी के सामने खड़ी होते हुए बोली, निकलो बाहर। मैंने कहा ना, जल्दी बाहर निकलो। जैसे ही रुद्र ने उस लड़की को देखा, उसके होश उड़ गए। उसने विवान को देखा। विवान अपने फोन में कुछ कर रहा था। उसने विवान के कंधे को टैप किया और कहा, सामने देखो, भाभी है। रुद्र ने जैसे ही कहा, विवान ने दूसरी तरफ देखा, जहां उसे समीक्षा दिखाई दी। वो लैम्बोर्गिनी के सामने खड़ी हुई थी और उसके बोनट पर उसने एक हाथ मारा। फिर लगातार 3-4 बार मारते हुए वो कुछ कह रही थी। रुद्र ने बिना विवान की तरफ देखे कहा, लगता है भाभी खतरे में हैं, तुम्हें जल्दी उन्हें बचाने जाना चाहिए। विवान ने लाचारी से अपनी गर्दन हिला दी और कहा, इस कचरे को हमेशा मुसीबत खड़ी करना आता है। मैं इसे बचाने क्यों जाऊं? मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और कहा, वो तुम्हारी वाइफ है, इस बात से पीछे मत हटो।
विवान ने अपनी गर्दन पीछे कर ली और कहा, मैं उसे अपनी वाइफ नहीं मानता। इतने में रेड लाइट हरी हो गई और उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वहीं समीक्षा ने जब लैम्बोर्गिनी वाले को गालियां दी तब जाकर वो आदमी बाहर निकला। वो 14-15 साल का लड़का था और नाबालिग था। उसे देखकर सबकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। समीक्षा ने हैरानी से उसे देखा और कहा, तो तुम गाड़ी चला रहे थे? उस लड़के ने अपनी गर्दन हिला दी, लेकिन वो डरा हुआ नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बच्चा हो। समीक्षा ने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? उस लड़के ने समीक्षा को देखा और फिर उसकी टैक्सी को देखा। उसने कहा, क्यों? मैं तुम्हें अपनी उम्र क्यों बताऊं? समीक्षा को लगा ये लड़का बहुत ही बदतमीज होगा। उसने कहा, और तुम्हारा नाम? अपना नाम बताओ ताकि तुम्हारे खिलाफ मैं केस दर्ज कर सकूं। रॉन्ग साइड से आने के लिए और हमारी टैक्सी को टक्कर मारने के लिए। अच्छा हुआ कि हमें कुछ नहीं हुआ, यहां तो इससे भी बड़ा हादसा हो सकता था। वो लड़का अभी भी नहीं डरा। उसने कहा, सुनो, मैं किसी से नहीं डरता। तुम्हें नहीं पता मेरे डेड कौन है? समीक्षा ने उसकी लैम्बोर्गिनी के बोनट पर फिर से हाथ मारा और कहा, और तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूं? उस लड़के ने उसे और उसकी टैक्सी को देखा और फिर कहा, क्या तुम कहीं की महारानी हो? समीक्षा के चेहरे पर एक मुस्कान आई। उसने कहा, मैं अभी बताती हूं कि मैं कौन हूं। ये कहकर उसने अपनी पीछे खड़ी कुहू को इशारा किया और कहा, जल्दी पुलिस को फोन करो। ये पुलिस वाले भी जहां होना चाहिए वहां आते नहीं और फालतू का ज्ञान बाद में झाड़ते हैं। पुलिस का नाम सुनकर वो लड़का थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर नॉर्मल हो गया, जैसे उसे पता हो कि उसे कुछ नहीं होगा। समीक्षा बहुत ज्यादा हैरान थी कि उससे लड़के को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। इस बात से वो ये अंदाजा लगा सकती थी कि उसकी परवरिश कैसे हुई थी। समीक्षा ने मन ही मन कहा, यह अमीर लोग हमेशा ऐसे ही क्यों होते हैं। अचानक से उसे 2 दिन पहले वाली न्यूज उससे याद आई कि कैसे एक 16 साल के लड़के ने एक माँ और उसकी छोटी बेटी को सड़क पर मार दिया था, और उसके बाद उसकी फैमिली इतनी अमीर थी कि उसे कुछ हुआ भी नहीं। ऐसे कैसे हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उसे याद करके समीक्षा की आंखें छोटी हो गई। उसे याद आया कि उस औरत का पति टीवी पर कितना रो रहा था। उसने उस छोटे लड़के को देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप बचा लेंगे? लेकिन ऐसा नहीं होगा, तुम शायद बच भी जाओ लेकिन तुम्हारे माँ बाप नहीं बचेंगे, क्योंकि इसके लिए उन्हें खुद जेल जाना पड़ेगा। नाबालिग को गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर उसके माता पिता को जेल होती है, वो भी 3 साल की। क्या तुम्हें इस बात का पता है? समीक्षा की बात सुनकर उस लड़के का चेहरा गहरा गया। जिस तरह से समीक्षा बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ जानती हो। अचानक से पुलिस की गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। डर के कारण उस लड़के ने अपना फोन निकाला और एक कॉल की और फिर एक मैसेज। जल्दी ही पुलिस भी वहां आ गई। समीक्षा ने उस लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा, पहले तो आप इस लड़के को अरेस्ट कीजिए, ये गाड़ी चला रहा था। वो भी गलत साइड से, हमारी टैक्सी के साथ इसकी टक्कर हो गई। वो तो अच्छा हुआ कि कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। पुलिस वालों का हेड आगे आया और उसने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा, ठीक है, सबसे पहले इस लड़के को पुलिस स्टेशन लेकर जाओ। उसने अपने पीछे खड़े कांस्टेबल से कहा। वो लड़का इतना ज्यादा डर गया कि पीछे हटने लगा। उसने कहा, तुम नहीं जानते कि मेरे मॉम डैड कौन है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो फिर वो तुम्हें जान से मार देंगे। इसलिए बेहतर होगा कि मुझे हाथ मत लगाओ। पुलिस वाले भी इस मामले की गंभीरता को समझ गए थे कि ये इतना आसान नहीं होने वाला है। लैम्बोर्गिनी को देखकर ही वो समझ गए थे कि उसके माँ बाप बहुत रईस आदमी है। लेकिन यहाँ लोग वीडियो बना रहे थे, और अगर पुलिस ने सही एक्शन नहीं लिया तो जल्दी ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी और उन्हें इस वजह से फायर भी किया जा सकता था अगर उन्होंने उसे इस वक्त अरेस्ट नहीं किया। एक पुलिस कांस्टेबल ने जाकर उस लड़के को पकड़ लिया और अपने साथ गाड़ी में ले जाने लगा। वो लड़का चिल्ला रहा था, छोड़ो मुझे, देखो अभी भी वक्त है, छोड़ दो मुझे, मेरे पापा तुम्हें किसी को भी इतनी आसानी से जाने देंगे। समीक्षा पुलिस वाले की तरफ मुड़ी और बोली, सर आप चलिए, मैं अब फ करवाने के लिए टैक्सी में आती हूँ। पुलिस वालों को नहीं लगा था कि समीक्षा ये मामला इतनी गंभीरता से हैंडल करेगी। उसे लगा था कि उस लड़के के गिरफ्तार होने पर वह शांत हो जाएगी और वहां से चली जाएगी, लेकिन अब पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने गर्दन हिलाए और कहा, ठीक है आप आ जाए। थोड़ी देर में वहां की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली थी। इसलिए उसने अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ये सब किया ताकि सबको लगे कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही थी।
समीक्षा जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंच गई। समीक्षा जल्दी ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई। समीक्षा ने देखा कि उस लड़के को वहीं कैद कर लिया गया था। जब उस लड़के ने समीक्षा को वहां देखा तो चिल्लाया, सुनो लड़की, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें नहीं पता कि तुमने किसके साथ पंगा लिया है। तुम नहीं जानती कि मेरे पापा कौन है। तुम्हें तो वो बर्बाद कर देंगे, कहीं की नहीं रहोगी तुम। समीक्षा उसके चिल्लाने से चिढ़ गई थी। लिखने के बाद वो लड़के के पास गई और बोली, हाँ बताओ, कौन है तुम्हारे पापा? मैं भी जानना चाहती हूँ, कौन है वो बदनसीब जिसने तुम्हारे जैसे शैतान बेटे को जन्म दिया। कुहू जल्दी से समीक्षा के पास आए और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, छोड़ो समीक्षा, वो बच्चा है। बच्चा? तुम्हें ये बच्चा लग रहा है? इसकी जुबान देखो, जिराफ से भी लंबी है, और तुम इसे छोटा बच्चा कह रही हो। जो लैम्बोर्गिनी लेकर रॉन्ग साइड इतने कॉन्फिडेंस से चला रहा था जैसे सड़क उसके बाप की हो। समीक्षा ने इतना कहा ही था कि पीछे से एक आवाज आई, क्या कहा तुमने? समीक्षा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक लड़का खड़ा था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, करीब 22 साल का। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन वहां खड़े सभी लोग देख सकते थे कि वो गुस्से में था। उसकी पूरी शख्सियत से ही अमीरी झलक रही थी। उसने डायमंड की घड़ी पहनी हुई थी और उसके शूज भी बहुत महंगे थे। उसने कैजुअल कपड़े पहने थे, लेकिन वो भी बहुत महंगे थे। जैसे ही छोटे लड़के ने उसे देखा, वो चिल्लाया, भाई, मुझे यहां से बाहर निकालो। इस लड़की ने मुझे जेल में डुलवा दिया है, भाई जल्दी। उस लड़के ने समीक्षा से अपना ध्यान हटाया और अपने छोटे भाई की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें मेरी गाड़ी ले जाने के लिए किसने कहा था? लड़का थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और फिर धीरे से बोला, भाई मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे यहां से निकालिए, मेरा दम घुट रहा है। वो बड़ा लड़का जल्दी से पुलिस वालों की ओर मुड़ा और बोला, कितने पैसे लगेंगे उसे बाहर निकालने में? इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ बोलते, समीक्षा जल्दी से वहां आ गई और बोली, पैसे? पहले तुम्हें 3 साल की सजा होगी अगर ये तुम्हारी गाड़ी थी। उस लड़के ने आंखें छोटी करके समीक्षा को देखा और कहा, सच में? जैसे वो उसे मजाक बना रहा हो। समीक्षा ने पुलिस वालों की ओर देखा और बोली, मुझे लगता है आपको कानून समझाने की जरूरत है। जब कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है और पकड़ा जाता है तो सजा उसे भी मिलती है जिसकी गाड़ी होती है। तारांकन पुलिस वाले अपना सर खुजला रहे थे। एक तरफ समीक्षा थी जो झांसी की रानी बनकर उनके सर पर नाच रही थी, और दूसरी तरफ वो अमीर खानदान के 2 बेटे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था किसकी बात माने। पुलिस वाले ने अपनी सूझबूझ लगाए और समीक्षा की ओर देखते हुए बोला, मैडम, जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही है, और कानून के मुताबिक ही हम इन्हें सजा देंगे। 853L। उसकी बात सुनते ही समीक्षा के चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान आई। उसने उस लड़के को देखा जैसे वो जीत गई हो। जब वो मुस्कुरा रही थी तो उस अमीर लड़के को महसूस हुआ कि उसकी धड़कनें बढ़ रही थी। सामने खड़ी लड़की कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, लेकिन आज उसने ऐसी लड़की देखी जिसने उसकी धड़कनें बढ़ा दी। तभी उसके भाई की आवाज फिर आई, भाई, ये लोग क्या कह रहे हैं? क्या मेरे बदले आपको सजा होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समीक्षा छोटे लड़के की ओर मुड़ी और बोली, बेटा अब चलाओ गाड़ी बिना लाइसेंस के, वो भी रॉन्ग साइड से। अभी तो तुम्हारा भाई ही फंसा है, लेकिन अगर हरकतें नहीं सुधारी तो तुम्हारे माँ बाप भी नहीं बचेंगे। अभी तो तुम्हें इसका एहसास नहीं है, अगर तुम्हारी गाड़ी से आज किसी की मौत हो जाती तब तुम्हें पता लगता किसी की जान की कीमत तुम्हारी अमीरियत से कई ज्यादा होती है। समीक्षा की ये बात वहां खड़े सब पुलिस वालों के दिल को छू गई। वो भी इतने अमीर नहीं थे और मिडिल क्लास फैमिली से ही थे, तो वह जानते थे कि किसी की जिंदगी की कीमत क्या होती है। कभी कभी तो उनके पास ऐसे केस आते थे जिसमें अमीर परिवार के लड़के या लड़कियां ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते थे जिनके परिवार में सिर्फ वही कमाने वाले होते थे, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। ये दुनिया ही अमीर लोगों के बस में थी। समीक्षा ने अपना बैग टेबल से उठाया और पुलिस वालों की ओर देखते हुए बोली, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। उम्मीद है आप सब अपना काम अच्छे से करेंगे। जैसे ही समीक्षा वहां से गई, पुलिस वालों ने राहत की सांस ली और जल्दी से एक कांस्टेबल ने वहां आए हो उस लड़के के लिए चेयर लगाई। पुलिस हेड ने कहा, आप बैठिए, हम अभी आपके छोटे भाई को रिहा करते हैं। उस बड़े लड़के ने जाती हुई समीक्षा को देखा और वहीं बैठ गया। वहीं रुद्र को छोड़ने के बाद विवान जब ऑफिस पहुंचा तो उसने अपने असिस्टेंट से कहा, एव रोड पर हुए लैम्बोर्गिनी और टैक्सी एक्सीडेंट की रिपोर्ट ला कर दो।
असिस्टेंट ने हैरानी से देखा, वो सवाल पूछना चाहता था, लेकिन विवान के चेहरे की गंभीरता देखकर चुप रह गया। उसने जल्दी से गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, सर। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक्सीडेंट की रिपोर्ट में विवान की इतनी दिलचस्पी क्यों है। क्या उसमें उसका कोई हाथ था? जब उसने पता लगाया, तो उसका शक साफ हो गई, क्योंकि टैक्सी में उनकी मैडम थी। रिपोर्ट देते हुए उसने कहा, सर, मामला सुलझ गया है। मैडम ने उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी थी, लेकिन लैम्बोर्गिनी वाला लड़का खन्ना खानदान का छोटा बेटा था, इसलिए मैडम के जाने के बाद उसे तुरंत रिहा कर दिया गया। अचानक विवान के सामने समीक्षा का चेहरा आ गया। जब वो गुस्से में लैम्बोर्गिनी के बोनट पर हाथ मार रही थी, वो बहुत ही गुस्से में लग रही थी। शाम को काम खत्म करने के बाद विवान जब घर पहुंचा, तो उसके दादाजी ने पूछा, क्या तुम पार्टी में जा रहे हो? विवान ने जवाब दिया, जी। ये कहकर वो ऊपर की ओर जाने लगा। तभी उसके दादाजी ने कहा, बहू को भी अपने साथ लेकर जाओ। जैसे ही विवान ने सुना, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने पीछे मुड़कर अपने दादाजी की ओर देखा। जैसे ही विवान ने अपने दादाजी की बात सुनी, उसने अपनी भौहें अजीब तरह से उचका दी और पीछे मुड़ते हुए कहा, नहीं, उसे ले जाने की जरूरत क्या है, उसका वहां कोई काम नहीं है। विवान के दादाजी बोले, वो कोई काम करने वाली नहीं है। वो हमारे घर की बहू है, उसका सोशल होना जरूरी है। तारांकन विवान ने जवाब दिया, लेकिन हमने डिसाइड किया था ना कि अभी उसे किसी के सामने नहीं लाएंगे, उसकी जान को खतरा हो सकता है। विवान के दादाजी बोले, हाँ, लेकिन कब तक तुम उसे छुपा के रखोगे? ये खतरा तो उम्र भर के लिए भी बनकर रह सकता है। इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे हम घर की चारदीवारी के अंदर कैद करके रखें। विवान, गलती तुमने की है, उससे शादी करके अब इसे निभाओ। विवान अपने दादाजी के साथ बहस नहीं करना चाहता था, वो भी उस लड़की के लिए। उसे पता था कि इस बार भी उसे धमकी मिलने वाली है, अगर उसने बहस की। उसने इस बार चालाकी से दिमाग लगाया और कहा, शायद समीक्षा तैयार नहीं है जाने के लिए। उसने मुझे बताया था कि उसके एग्जाम आने वाले हैं और उसे पढ़ाई करनी है। तभी अचानक से विवान के दादाजी ने सीढ़ियों से समीक्षा को आते हुए देखा। वो अपने हाथ हिलाते हुए और कुछ गुनगुनाते हुए नीचे आ रही थी। विवान ने भी उसे देखा, तो मन ही मन कहा, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। तीन दादाजी ने समीक्षा की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, इस बात का फैसला समीक्षा को ही करने देते हैं। उसके दादा ने समीक्षा की तरफ देखा और कहा, बेटा, क्या तुम पार्टी में जाना चाहती हो, विवान के साथ? उसके दोस्त अमन के घर पार्टी है। समीक्षा ने जैसे ही दादाजी की बात सुनी, तब तक वो विवान के पास पहुंच गई थी। उसने मन ही मन सोचा कि वो पार्टी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसे कोई शौक नहीं था विवान के साथ पार्टी में जाने का। उसने विवान की तरफ देखा, लेकिन उसे ऐसा लगा कि विवान बहुत दिल से चाहता था कि वो पार्टी में उसके साथ ना जाए। समीक्षा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना मन बदल लिया और दादाजी की तरफ देखकर कहा, जरूर दादाजी, मैं जरूर जाऊंगी। कब जाना है? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, अभी जाओ और तैयार हो जाओ। समीक्षा ने मस्ती में अपने कदम उठाते हुए कहा, ये मजेदार होगा, और वो जल्दी से ऊपर सीढ़ियों से भाग गई। तीन विवान चुपचाप खड़ा उसे देख रहा था और मन ही मन कहा, ये कब तक बेडबग्स खटमल की तरह मेरा खून चूसती रहेगी। विवान जब ऊपर आया, तो पूरे बेड की हालत देखकर हैरान रह गया। समीक्षा ने पूरे बेड पर अपने कपड़ों को फैला कर रखा हुआ था। वो कमरा अब उसका कमरा कम और कपड़ों की दुकान ज्यादा लग रहा था। वो फिर भी परेशान दिख रही थी। वो एक एक कपड़े को उठाकर देख रही थी। अचानक से वो बोली, अरे, इतने सारे कपड़ों में मेरे पास पार्टी में जाने के लिए तो कुछ नहीं है। मैं क्या करूं? साड़ियां, सूट, फ्रॉक सूट और जीन्स टॉप उसके पास थे, ज्यादातर वो यही सब कैरी करती थी। विवान की दादी ने भी उसे बहुत सारी साड़ियां दी थीं, जिसकी वजह से उसके पास काफी साड़ियों का कलेक्शन था। क्या उसे साड़ी पहनकर जाना चाहिए? वो यही सोच ही रही थी कि अचानक से विवान ने कहा, अगर तुम्हारे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे साथ मत आओ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे कहे कि मैंने बैड ड्रेसिंग सेंस वाली लड़की से शादी कर ली है। समीक्षा जानती थी कि हाई सोसाइटी में मेंटेन रहना बहुत जरूरी होता है। लोग जज करते हैं और अगर वो ऐसे कुछ भी पहनकर चली गई, तो सब उसका मजाक बनाएंगे। 3. उसने विवान को मिन्नत भरी नजरों से देखा और कहा, चलो, पहले शॉपिंग करने चलते हैं। मुझे ड्रेस लेनी है। विवान ने उसकी तरफ अजीब नजरों से देखा और कहा, मुझे पार्टी में जाने के लिए देर हो रही है। मेरे पास तुम्हारे लिए फालतू शॉपिंग करने का कोई टाइम नहीं है।
समीक्षा कपड़ों के ऊपर अपनी चिन पर हाथ रखकर बैठ गई और विवान को देखने लगी, जो बाथरूम में घुस गया था। अब वो विवान के साथ नहीं जा सकती थी। तभी अचानक से वहां से मिसेज बजाज गुजरी। एकदम से उनकी नजर समीक्षा के कमरे में चली गई, जहां उन्होंने देखा कि पूरे बेड पर कपड़े फैले हुए थे और समीक्षा उदास बैठी हुई थी। मिसेज बजाज अपने आप को रोक नहीं पाई और उसके कमरे में आ गईं। जैसे ही समीक्षा ने किसी के आने की आवाज सुनी, वो तुरंत खड़ी होकर बोली, मम्मी जी आप। जैसे ही समीक्षा के मुंह से प्रेरणा ने मम्मी जी सुना, प्रेरणा का चेहरा अजीब तरह से मुड़ गया। उसने कहा, मम्मी जी, ओ प्लीज, तुम मुझे मम्मी जी नहीं कहोगी। वैसे भी मेरा बेटा तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता है, तो तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक मेरा बेटा खुद तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मान लेता। समीक्षा ने जब उनकी बात सुनी तो वो थोड़ा असहज हो गई, लेकिन उसने उनकी बात का बुरा नहीं माना। वो जानती थी कि वे उसे पसंद नहीं करती हैं। प्रेरणा ने फिर बिस्तर पर फैले हुए कपड़ों को देखा और कहा, ये सब क्या है? तुमने क्या हाल बना रखा है मेरे बेटे के कमरे का? सच में, तुम मिडिल क्लास लड़कियों को बिल्कुल भी बड़े घरों में रहने की तमीज नहीं होती है। समीक्षा कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। गलती उसकी थी, उसने ही सब जगह कपड़े फैला दिए थे। उसने फिर प्रेरणा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए आंटी, दरअसल मैं पार्टी में जा रही हूँ। मुझे उसके लिए कपड़े चाहिए थे, वही मैं देख रही थी, लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तीन जैसे ही प्रेरणा ने उसकी बात सुनी, उसका चेहरा कठोर हो गया। उसने धीरे से कहा, क्या तुम पार्टी में जा रही हो, मेरे बेटे के साथ? हैरानी की बात तो ये थी कि विवान पार्टी के लिए मान गया था और उसे साथ ले जा रहा था। प्रेरणा ने उन कपड़ों को देखा और फिर उसके दिमाग में कुछ ऐसा आया, जिसे सोचकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। समीक्षा की तरफ देखते हुए उन्होंने कहा, मेरे साथ आओ। 9:05 की। समीक्षा कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन प्रेरणा के कहने पर वो उसके पीछे चलने लगी। गलियारों से होते हुए वे दोनों आशिका के कमरे में पहुंची। समीक्षा ने आशिका का कमरा आज तक नहीं देखा था। जैसे ही उसने आशिका का कमरा देखा, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसका कमरा बहुत सुंदर था। प्रेरणा ने आशिका की वार्डरोब खोली और उसमें से एक ड्रेस निकालकर समीक्षा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, आशिका की नई ड्रेस है। तुम ये पहनकर वहां जा सकती हो। ये बिल्कुल न्यू है। समीक्षा ने उस ड्रेस को अपने हाथ में लिया और देखा। देखने से वो नई लग रही थी और उसके ऊपर टैग भी था, इसका मतलब था कि वो बिल्कुल नई थी। समीक्षा को वो ड्रेस अच्छी लगी। उसने प्रेरणा की तरफ देखा और कहा, थैंक यू आंटी। प्रेरणा बोली, अब यहाँ खड़ी रहोगी या फिर जाकर तैयार भी होगी? विवान किसी का इंतजार नहीं करता। समीक्षा जल्दी से हाँ में सर हिलाकर ड्रेस को लेकर वहां से चली गई। प्रेरणा के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने आप से कहा, जब तुम्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा तब मजा आएगा। उन्हें याद था कि जब आशिका ये ड्रेस लेकर आई थी तो उसने बताया था कि उसकी जिप ऐसी है कि एक बार में पहनने से ही वो निकल जाएगी। वो उस वक्त बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी क्योंकि ड्रेस महंगी थी लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। कमरे में जाते ही समीक्षा उछल पड़ी। उसने विवान के चेहरे को याद किया, जो ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो उसके साथ पार्टी में नहीं जाएगी। उसने आशिका की उन सब ड्रेसेज को याद किया, जो बहुत ही महंगी थी, और अचानक से उसे बहुत बुरा लगा। वो अपना इतना आलीशान घर और आलीशान जिंदगी छोड़कर उसके भाई के साथ वहां पुराने टाइप के घर में रह रही थी, जो किसी भी तरह से उसके लायक नहीं था। समीक्षा ने मन ही मन कहा, क्या प्यार इंसान से इतना सब करवा देता है? भगवान, मुझे तो कभी ऐसा प्यार ना हो जिसमें मैं अपना होश ही खो दूं। आशिका के लिए बुरा भी लगता है। अगर मेरा भाई उसके साथ अच्छे से रहता तब तो मुझे कहीं ना कहीं अंदर से संतुष्टि मिलती। लेकिन भाई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था। पता नहीं, जब बजाज परिवार को उसके बारे में पता लगेगा तो वो क्या करेंगे। समीक्षा ने गहरी सांस ली और फिर शीशे के सामने उसने उस ड्रेस को अपनी बॉडी पर लगाकर शीशे में देखा। वो काफी अच्छा लग रहा था। तभी उसे याद आया कि अगर वो इसी तरह से देर लगाएगी तो ड्रैगन उसे छोड़कर चला जाएगा। जल्दी से समीक्षा ने बाथरूम की तरफ देखा, विवान अभी तक बाहर नहीं आया था। समीक्षा ने मन ही मन कहा, मैं आशिका के बाथरूम में चली जाती हूँ। जब वो वहां वापस आए तो प्रेरणा पहले ही वहां से जा चुकी थी। उसी वक्त विवान बाथरूम से बाहर आया और उसने देखा कि वहां अब कोई नहीं था। उसके चेहरा रिलैक्स दिख रहा था, जैसे उसे अब आफत को अपने साथ नहीं ले जाना पड़ेगा। 3 वो जल्दी से तैयार हुआ। उसने एक डार्क ग्रे कलर का कोट, 2 पीस सूट पहना।
इस वक्त वो काफी हैंडसम लग रहा था, इतना कि उसे देखते ही लड़कियां उस पर झपटने के लिए तैयार हो जाएं। विवान नीचे आया और जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, पीछे से दादी ने आवाज दी, विवान, समीक्षा को अपने साथ लेकर जाओ। उसे पता था कि कोई ना कोई जरूर जाते हुए उससे यह पूछेगा। वो पीछे मुड़कर जवाब देने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए वहीं जम गया। उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। दादी ने कहा, देखा, मेरी बहू कितनी सुंदर लग रही है। अब इसका पार्टी में अच्छे से ध्यान रखना। समीक्षा विवान के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, ठीक है दादी जी, हम आपसे बाद में मिलते हैं। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। दादी ने कहा, ठीक है, आराम से जाओ और एक दूसरे का ख्याल रखना। तुम इतने अच्छे लग रहे हो कि कोई ना कोई तो तुम्हें नजर लगा ही देगा, इसलिए मुझे कल तुम्हारी नजर उतारनी पड़ेगी। समीक्षा के चेहरे पर लंबी मुस्कान आ गई और वहीं उसके पास खड़ा लड़का अंदर ही अंदर जल रहा था। समीक्षा ने उसकी तरफ देखा और फिर उसकी बाजू में अपनी बाजू डालते हुए कहा, चलो हबी, अब चलते हैं। विवान को उसके मुंह से हबी सुनकर उल्टी करने का मन हुआ। उसने घूरकर उसे देखा और बाहर आ गया। उसे लगा कि ये लड़की इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। विवान इस बार खुद गाड़ी चलाने वाला था। कार में बैठने के बाद समीक्षा ने अपनी ड्रेस ठीक की और धीरे से कहा, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अब मुझे बड़े परिवार की बहू बनने के बाद सब कुछ सीखना पड़ेगा। विवान ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तभी समीक्षा ने दोबारा से कहा, तुम्हें पता है मैंने जो इयररिंग्स पहने हैं वो कितने के हैं। विवान का ध्यान उसकी बातों पर नहीं था, लेकिन समीक्षा ने खुद ही जवाब दिया, 17 लाख। 17 लाख के हैं। ये देखो, नहीं लग रहे हैं न इतने महंगे। जब मुझे इनकी कीमत पता चली तो मैं खुद भी हैरान थी। मुझे डर लग रहा है कि कहीं पार्टी में ये खो न जाए, नहीं तो मैं आंटी जी को क्या जवाब दूंगी। विवान का मन कर रहा था कि वो उसे गाड़ी से बाहर फेंक दे और ऐसी जगह छोड़ दे जहां से वो कभी वापस न आए। उसने पूरे रास्ते उससे कोई बात नहीं की, जबकि समीक्षा लगातार बोलती रही। वो लोग आखिरकार पार्टी की जगह पर पहुंच गए। जैसे ही विवान ने कार से बाहर कदम रखा, उसे ऐसा लगा मानो वो किसी जंग से लौटकर आया हो। विवान को पूरे रास्ते 1 मिनट की शांति नहीं मिली थी। उसका मन किया कि काश उसके पास कोई ऐसा तरीका होता जिससे वो समीक्षा का मुंह बंद कर सके। वहीं जितना विवान इरिटेट हो रहा था, उतनी ही समीक्षा को खुशी हो रही थी। लेकिन जैसे ही समीक्षा कार से बाहर निकली, उसे कुछ फटने की आवाज आए और अचानक से ठंडी हवा उसकी पीठ को छूने लगी। उसने जल्दी से अपनी पीठ के पीछे हाथ रख लिया और धीरे से कहा, फट गई ड्रेस। वो वहीं जम गई। जब विवान देखा कि वो हिल नहीं रही है, तो वो बोला, क्या हुआ तुम्हें। समीक्षा जल्दी से वापस कार में बैठ गई। विवान को बड़ी हैरानी हुई। उसने खिड़की के पास जाकर कहा, ये क्या कर रही हो तुम। समीक्षा धीरे से उसके पास आए और उसके कान के करीब आकर बोली, मेरा गाउन पीछे से फट गया। जैसे ही विवान ने सुना, उसकी आंखें छोटी हो गईं। उसने कहा, क्या। समीक्षा ने अपनी गर्दन हिला दी। तो विवान ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई बेवकूफ हो। उसने कहा, तुम्हें किसने कहा था इस तरह की ड्रेस पहनने के लिए। समीक्षा ने चिढ़ते हुए उसे देखा और कहा, मुझे क्या पता था कि ये गाउन फट जाएगा। विवान ने गहरी सांस ली और गाड़ी में वापस बैठ गया। कुछ दूर जाकर उसने अपने ही मॉल के बाहर कार रोकी। कार से उतरते हुए उसने कहा, उतरो। समीक्षा ने हैरानी से उसे देखा। उसे विवान पर बहुत गुस्सा आया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, विवान ने उसकी तरफ का दरवाजा खोल दिया और उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दिया। समीक्षा हैरान थी, उसका मन कर रहा था कि वो विवान को थप्पड़ मार दे। लेकिन तभी उसने अपना कोट निकालकर उसके कंधों पर डाल दिया, जिससे उसकी फटी हुई ड्रेस नहीं दिख रही थी। इस वक्त वो किसी जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा था, लेकिन समीक्षा ही जानती थी कि वो ये सब सिर्फ अपने मतलब के लिए कर रहा है, ताकि वो दोनों पार्टी में जा सके। बाकी उसका कोई इरादा नहीं था। वो दोनों जल्दी से मॉल के अंदर आ गए। वो मॉल विवान का ही था। विवान को देखते ही मैनेजर जल्दी से उसके पास आ गया। विवान ने कहा, इसके लिए ड्रेस दिखाओ। मैनेजर ने जल्दी से पूछा, मैडम आपको कैसी ड्रेस चाहिए। समीक्षा ने विवान की तरफ नजर घुमाए और फिर मैनेजर से कहा, पार्टी वियर। कुछ ही देर में समीक्षा के सामने एक से एक ड्रेस रखी हुई थी। उसने एक बॉडीकॉन ड्रेस उठाए और उसे चेंज करने चली गई। वो ड्रेस उसे पूरी तरह से फिट थी। विवान ने एक नजर देखा तो उसकी नजर थोड़ी देर के लिए उस पर जम गई। फिर वो अपने फोन में किसी को मैसेज करने में बिजी हो गया।
मैनेजर जल्दी से समीक्षा के पास आया और बोला, मैडम, आपको ये ड्रेस ठीक लग रही है या फिर आपको कुछ और देखना है? नहीं, ये ठीक है, समीक्षा ने मैनेजर से कहा। उसके बाद वो दोनों बाहर आ गए। कुछ ही देर में वो पार्टी वेन्यू पर भी पहुंच गए। उधर अमन और उसकी बहन खुशी सभी गेस्ट्स का वेलकम कर रहे थे। खुशी की नजर बाहर थी। वो विवान के आने का इंतजार कर रही थी। तभी उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखी। विवान को देखकर उसके दिल में हलचल होने लगी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था, वैसे उसके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। लेकिन जब भी वो गुस्से में होता था तो और भी हैंडसम लगता था। खुशी का मन हो रहा था कि वो दौड़कर उसे गले लगा ले। लेकिन तभी उसकी नजर समीक्षा पर पड़ी और वो सांस लेना भूल गई। उसने अपने मुट्ठी को भींचा और थोड़ी तेज आवाज में कहा, ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? उसकी तेज आवाज सुनकर अमन ने जल्दी से अपनी बहन को देखा और फिर आसपास देखा। ठीक हुआ, उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। पार्टी में शोर था। उसने खुशी से कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही हो? खुशी ने विवान और समीक्षा की तरफ अपनी उंगली की और कहा, वो लड़की यहाँ क्या कर रही है? अमन ने भी उसकी नजरों का पीछा किया और फिर जब उसने विवान और समीक्षा को देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा, तुम उस लड़की को जानती हो? खुशी ने कहा, नहीं, लेकिन मैं विवान के साथ उसे एक बार देख चुकी हूँ। अमन ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो विवान की वाइफ है। जैसे ही खुशी ने अमन की बात सुनी, उसके आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, क्या? तब तक समीक्षा और विवान अंदर आ गए थे। समीक्षा को अब थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। वह पहली बार इस तरह की पार्टी में आई थी और उसे नहीं पता था कि इस पार्टी में कैसे कैसे लोग होंगे। अमन ने विवान को देखते ही कहा, तो तुम आ गए, वो भी भाभी को लेकर। मैंने तो पहले कहा था कि भाभी साथ आनी चाहिए। ये कहकर उसने समीक्षा की तरफ देखा और उसकी तारीफ करते हुए कहा, भाभी, आज तो आप बेहद भी ब्यूटीफुल लग रही हैं। आपके जैसा कोई नहीं है। समीक्षा ने कहा, थैंक यू। तभी अचानक से अमन की नजर विवान पर गई। उसे ऐसा लगा जैसे वो उसे अभी खा जाएगा। एकदम से अपना गला साफ करते हुए उसने कहा, पार्टी में आपका स्वागत है। समीक्षा ने अंदर आते हुए एक नजर उस लड़की को देखा जो अमन के साथ खड़ी थी। उसने फिर तिरछी नजरों से विवान को देखा और धीरे से कहा, तो विवान की गर्लफ्रेंड भी यहाँ है। इसलिए यह मुझे अपने साथ नहीं लाना चाहता था। विवान बजाज, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। अमन ने अपनी गर्दन को पकड़ते हुए कहा, अब मैं बहुत थक चुका हूँ, अब जो भी गेस्ट आएंगे बाकी का वेलकम तुम कर लो। ये कहकर वह वहां से जाने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी बहन कुछ बोल ही नहीं रही है। उसने अपनी बहन को देखा। वह स्टैचू बनी हुई थी। उसने अपनी उंगली से उसकी बाजू पर धक्का देते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? अचानक से तभी खुशी नीचे फर्श पर जोर से गिर गई। अमन खुशी को एकदम से नीचा गिरे हुए देख घबरा गया। उसने अपनी बहन को अपनी बाहों में उठाया और कहा, खुशी, तुम्हें क्या हो गया है? सब लोग हैरान थे, अचानक से खुशी को क्या हो गया था। अभी तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। जैसे ही सबने खुशी की हालत देखी, वो सहम गए क्योंकि वो बहुत जोर से नीचे गिरी थी। अभी तक तो वो ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? तभी समीक्षा ने आंखों के कोने से विवान को देखा। क्या विवान सच में उस लड़की से प्यार करता है? लेकिन उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। बल्कि अमन की जगह उसे होना चाहिए। जितनी परवाह अमन उस लड़की की कर रहा था, उससे ज्यादा परवाह उसे उसकी करनी चाहिए थी। समीक्षा ने मन ही मन कहा, ये कैसा आशिक है? क्या सबको दिखाना चाहता है कि उसे उस लड़की की हालत से कोई फर्क नहीं पड़ता है? हो सकता है दुनिया के सामने अपने रिश्ते को नहीं लाना चाहता है। समीक्षा को लगा जैसे वो इंसान बहुत ज्यादा चालाक था। पार्टी का माहौल अब वैसा नहीं रह गया था जैसा पहले था। वहीं पार्टी में दूर खड़ी एक लड़की की नजर विवान के ऊपर थी। वो कोई और नहीं बल्कि विवान की क्लासमेट निधि थी। निधि ने एक बार विवान के लिए खुद का रिश्ता भेजा था, लेकिन विवान ने मना कर दिया। निधि को उस वक्त बहुत बुरा लगा और उसके बाद जब वो विवान से मिलने गई थी, तो विवान ने उसे ताने मारकर वहां से भेज दिया। विवान बहुत हार्टलेस था, उसे किसी की फीलिंग्स का कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद से निधि ने ठान लिया था कि वो एक न एक दिन उसे अपना बनाकर ही रहेगी। निधि की नजर समीक्षा के ऊपर गई। निधि तक खबर पहुंच गई थी कि विवान की शादी हो गई है, लेकिन उस वक्त उसने इस बात पर इतना विश्वास नहीं किया क्योंकि विवान जैसा आदमी इतनी जल्दी शादी कर ले उसे लगा नहीं था। निधि ने उनकी तरफ देखते हुए धीरे से कहा, तो क्या ये है विवान की वाइफ?
वो पहले से जानती थी कि विवान जरूर आएगा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके साथ उसकी वाइफ भी होगी। निधि को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि विवान की वाइफ बहुत ज्यादा सुंदर थी। अगर वो वाकई विवान की वाइफ थी, तो वो सच में वो उससे बहुत सुंदर थी। इस वजह से निधि को अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। तभी उसने अपने बैग से एक छोटी सी बोतल निकाली और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, विवान, अब देखो मैं तुम्हें कैसे अपना बनाती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी शादी हुई है या नहीं। वहीं समीक्षा और विवान एक कोने में खड़े हुए थे। समीक्षा ने विवान को एक सेकंड के लिए भी कहीं नहीं जाने दिया। विवान जाना चाहता था, लेकिन समीक्षा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, क्योंकि वो अकेली वहां बहुत नर्वस फील कर रही थी। कम से कम अगर उसके पास विवान होगा, तो वो नर्वस नहीं होगी। उसे इस तरह से पकड़े जाने पर विवान बहुत सारी इरिटेट महसूस कर रहा था। समीक्षा को लगा कि विवान मन ही मन चाहता है कि वो उसे जान से मार दे। वो बहुत इरिटेट भी हो रहा था। समीक्षा का बहुत अच्छा लगता था जब वो इरिटेट होता था, लेकिन तभी उनके पास अमन आ गया। अमन जल्दी से बोला, खुशी नींद में तुम्हारा ही नाम ले रही है। मुझे नहीं पता कि उसे क्या हो गया है, लेकिन वो बार बार तुम्हारा नाम ले रही है। प्लीज उसे देख लो। प्लीज मेरी बहन को बचा लो। समीक्षा के होंठ हल्के से मुस्कुरा उठे, लेकिन उसे इस बात की हैरानी हुई कि अमन ने खुशी को अपनी बहन कहा, तो क्या खुशी उसकी बहन थी? ये बहुत शॉकिंग था उसके लिए। समीक्षा ने मन ही मन कहा, तो विवान का चक्कर अपनी ही दोस्त की बहन के साथ चल रहा है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसने विवान को साइड नजरों से देखा और बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलो विवान। विवान का चेहरा अजीब हो गया। विवान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्यों जा रही हो? वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। समीक्षा देखना चाहती थी कि आखिर मामला क्या है। वो ये जानना चाहती थी कि विवान और खुशी का रिश्ता कितना गहरा है। लेकिन विवान उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं था। विवान पहले अमन की मदद नहीं करना चाहता था, लेकिन वह उसका दोस्त था, इसलिए उसने कुछ सोचकर कहा, ठीक है चलो। ये कहकर वह दोनों उसकी आंखों के आगे से चले गए। समीक्षा लाचार होकर वहीं खड़ी रही। समीक्षा मन ही विवान को 1000 बार गालियां दे चुकी थी। वह जानती थी कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। वह चाहता है कि वह उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में ना आए, लेकिन समीक्षा भी बहुत चालाक थी। उसने उस तरफ देखा जिस साइड से विवान गया था। उसी साइड की ओर देखते हुए समीक्षा ने धीरे से कहा, क्या मुझे भी उसका पीछा करना चाहिए? हाँ, अभी के लिए यही सही होगा। कह दूंगी कि यहाँ भटक गई, नहीं तो कुछ अच्छा देखने से चूक जाऊंगी। वो अपने आप से बातें करते हुए जल्दी से अपने वहां से बाहर आ गई और बालकनी की तरफ बढ़ी, जहां से उसने अमन और विवान को गायब होते हुए देखा था, लेकिन वहां आकर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो ढूंढती रह गई, लेकिन उसे न तो विवान न अमन दिखाई दिया, जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो गई। और वही खुशी बिस्तर पर लेटी हुई थी, और उसके सामने विवान खड़ा था। साइड में अमन था। वो बड़बड़ाते हुए बोली, विवान विवान विवान, तुमने ऐसा क्यों किया? वो बार बार विवान का नाम पुकार रही थी। अमन ने विवान की तरफ देखा और कहा, अब मैं क्या करूं? तुम ही देख लो। ये तब से विवान विवान ही कहे जा रही है। विवान अपने मन में चिढ़ रहा था। अगर वो उसकी दोस्त की बहन नहीं होती, तो कभी इस सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ता। अब उसे क्या करना चाहिए? उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने अमन की तरफ देखा और कहा, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूं? अमन ने जल्दी से कहा, तुम्हें एक बार इसके साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि हो सकता है अगर तुम उसके साथ बात करो तो वो नॉर्मल हो जाए। विवान का मन बिल्कुल नहीं था ये सब करने का, लेकिन जब उसने अमन की मिन्नत भरी नजर देखी, तो वो तैयार हो गया। विवान ने खुशी का नाम पुकारते हुए कहा, खुशी खुशी उठो। अचानक से खुशी के कान में विवान की आवाज गई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। विवान, तुम आ गए। मुझे अपना हाथ दो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। विवान, तुम मुझे अपना हाथ दो। उसकी बात सुनकर विवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी एक वेटर उनके लिए ड्रिंक लेकर आया। विवान ने गिलास उठाया और पूरा का पूरा पी गया। अचानक से विवान के कानों में खुशी के शब्द दोबारा से गूंजे, तुम यही वो विवान? क्या तुम मेरे पास हो? विवान को कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वहीं अमन लाचारी से गहरी सांस ले रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बहन बार बार विवान का नाम क्यों ले रही है। वो आगे नहीं सोचना चाहता था। उसने विवान को देखा और फिर अपनी बहन को। वो हमेशा विवान की बातें करती थी और हमेशा उसके बारे में पूछती थी। जब विवान विदेश से वापस आया, तो सबसे पहले उसने विवान से मिलना चाहा था।
लेकिन विवान ने हमेशा उसे अनदेखा किया, और आज जब उसने विवान को समीक्षा के साथ देखा, तो वो ये सहन नहीं कर पाए और बेहोश हो गई। डॉक्टर ने भी कहा था कि उसने एकदम से बहुत ज्यादा तनाव ले लिया था, इसलिए वो संभल नहीं पाए। वहीं अमन को लगा ये सब गलत हो रहा था। अमन ने विवान की तरफ देखा और कहा, विवान तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। वो विवान को मोहरा बनाकर अब खुशी को नहीं जगाना चाहता था। वो उसे और ज्यादा आजमाना नहीं चाहता था। वो अपनी बहन से कहना तो चाहता था कि अब वो मुंह बंद कर ले। उसकी शादी हो चुकी थी। विवान भी यही चाहता था। वो जल्दी से रूम से बाहर निकल गया, लेकिन अब तक उसका सर भारी हो चुका था और उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया था। विवान को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या हो रहा है। वहीं समीक्षा के ढूंढने के बाद भी उसे विवान नहीं मिल पा रहा था। समीक्षा अपने आप से बात करते हुए बोली, आखिर वो कहाँ चला गया? अब तो मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी हूँ। अब मैं वापस जा रही हूँ। ये कहकर वो वापस आने लगी, लेकिन तभी उसे अगली बालकनी से कुछ आवाजें सुनाई दी। समीक्षा ने अपना मन बदल लिया और धीरे से कहा, हो सकता है वो आगे हो, एक बार देख लेती हूँ। वो जल्दी से अगली बालकनी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो वहां पहुंची, उसने जो देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। विवान को दो हटे कट्टे आदमियों ने पकड़ रखा था और वो ऐसा लग रहा था जैसे पीकर बेहोश हो गया हो। उसे होश ही नहीं था। समीक्षा की आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी उसने वहां एक लड़की को देखा। देखने से समीक्षा को समझ आ गया कि वो उसे नहीं जानती थी। समीक्षा जल्दी से दीवार के पीछे छिप गई और देखने लगी। उसने मन ही मन कहा, ये सब यहाँ क्या हो रहा है? वो लड़की और कोई नहीं बल्कि निधि थी। निधि बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, क्योंकि उसने विवान की ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। आसपास नजर दौड़ाते हुए निधि ने जल्दी से अपने आदमियों से कहा, जल्दी से इसे रूम में ले चलो। समीक्षा ये सब देखकर हैरान थी कि आखिर विवान के साथ ये लोग क्या कर रहे थे। क्या वो उसे मारने वाले हैं? ये ख्याल आते ही समीक्षा का दिमाग घूम गया। समीक्षा ने देखा कि विवान को एक कमरे में ले जाया गया और फिर वो आदमी बाहर निकल गए, लेकिन वो लड़की अंदर ही रह गई। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, जिसे देखकर समीक्षा की आंखें और बड़ी हो गईं। विवान ऐसे बेहोश पड़ा हुआ था जैसे उसमें कोई जान नहीं थी। समीक्षा सोचने लगी, क्या हो सकता है कि वो लड़की उसके साथ कुछ करना चाहती हो, या फिर उसे मार देना चाहती हो। समीक्षा अपने होंठ चबाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। उसने मन ही मन कहा, अब मैं क्या करूं? अगर विवान को कुछ हो गया तो उसके घर वालों का क्या होगा? आखिर वो लड़की कौन है और विवान के साथ क्या करना चाहती है? ये सोचते हुए उसने अपने कदम उस कमरे की ओर बढ़ा दिए। वो वहीं खड़ी थी जहां वो लड़की विवान को लेकर गई थी। उसने जल्दी से दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से दरवाजा नहीं खुला। उसने मन ही मन कहा, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? आखिर ये अंदर क्या कर रही है? उसने दरवाजे को इतनी जोर से बजाया जैसे वो उसे तोड़ देना चाहती हो। अंदर निधि ने पहले इग्नोर किया, लेकिन जब दरवाजे की आवाज तेज हो गई, तो वो खुद भी घबरा गई। क्या हो सकता है कि किसी को पता चल गया हो कि उसने विवान को ड्रग देकर यहाँ बुलाया है? अब वो डर गई थी। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो कहीं की नहीं रहेगी। अभी तो उसने अपना काम भी पूरा नहीं किया था। वो जल्दी से उठी और उसने अपना फोन जो रिकॉर्डिंग के लिए लगाया था, उसे बंद कर लिया और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला। उसने देखा कि सामने समीक्षा खड़ी थी, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी गईं। वो जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहती थी, लेकिन तभी समीक्षा ने अपना हाथ अंदर डाल दिया और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। समीक्षा जल्दी से अंदर आ गई। उसने देखा कि वो लड़की नाइटी पहने हुई थी, जो बहुत छोटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके बदन पर नामात्र के कपड़े थे। उसे देखकर समीक्षा की आंखें छोटी हो गईं और उसने कहा, तुम। अब समीक्षा समझ चुकी थी कि वो लड़की विवान के साथ क्या करना चाहती थी। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।